दोस्तों नमस्कार, ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं जितेंद्र। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, इस वीडियो का नाम है प्राकृतिक वनस्पति। आइए हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, कैसे पूछे जाते हैं और कहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उसके बारे में आज पूरी डिटेल से जानते हैं। तो आइए देखते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ देखिए इस टॉपिक का नाम है प्राकृतिक वनस्पति। सबसे पहले मुझे यह समझना जरूरी है कि प्राकृतिक वनस्पति होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो वनस्पति होता है दो तरह के होता है। एक होता है प्राकृतिक रूप से होता है, दूसरा होता है कृत्रिम रूप से होता है। ठीक है ना। एक होता है कृत्रिम जो मानव निर्मित होता है, जो मानव द्वारा निर्माण किया जाता है। जैसे वो कोई पौधा लगाते हैं, सेम पौधा, अगर एग्जाम्पल के तरह देखते हैं, सेम पौधा एक जो होता है जो प्रकृति ने ही खुद उसे पैदा करते हैं अपने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और एक क्या होता है जो मानव ने उसे निर्मित करते हैं, यानी लगाते हैं, उगाते हैं, उसकी जो देखभाल करते हैं वो मानव खुद करते हैं। लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं होता है। तो प्रकृति में दोस्तों मुझे ध्यान देना यही बात है कि प्रकृति होता क्या है। तो कहा जो प्राकृतिक वनस्पति होता है, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक वनस्पति वैसे पौधे होते हैं, वैसे वनस्पति होते हैं जो प्रकाश द्वारा, यानी कि जो बिना मानव के सहायता से उगाया जाता है। अगर जो कोई पौधा उगा रहे हैं तो उसमें मानव की कोई लागत नहीं होती है, ना मानव उसे उगा रहा है न उसे देखभाल कर रहा है। तो प्राकृतिक रूप से ही वो जमता है, प्राकृतिक रूप से ही उगता है, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, इसकी अगर डिफिनेशन लिखना हो आपको तो सिंपल से वर्ड में लिखिएगा। प्राकृतिक वनस्पति वैसे वनस्पति होते हैं जो बिना मानव की सहायता से निर्माण किया जाता है, यानी बिना मानव की सहायता से उगते हैं, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब बात आती है इसकी देखभाल पे कि प्राकृतिक जो वनस्पति होते हैं वह तो प्राकृतिक रूप से कर दिया, पैदा उगा दिया उसको। लेकिन जब उगाने के बाद अगर किसी भी चीज को अगर हम जन्म देते हैं तो उसके जन्म के साथ साथ उसको भोजन दे सकते हैं, रहने के लिए आवास चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, ये सब की जरूरत होती है ना। तो ठीक उस तरह ही अगर किसी पौधे को हम लगाते हैं या प्रकृति ने ही दिया, यहाँ प्राकृतिक वनस्पति पे चर्चा कर रहे हैं, तो अगर प्रकृति ने अगर किसी भी वस्तु को अगर उसने उगा दिया तो उसको उगाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है। पहला अगर होता है वर्षा, पहला क्या होता है वर्षा, दूसरा बात होता है तापमान यानी टेम्परेचर, और तीसरा होता है आर्द्रता। यह तीन जो चीज होती है मोस्टली जरूरत होती है। अगर प्रकृति ने अगर किसी भी पौधे को अगर उगा दिया, और बहुत सारे से गांव में देखने को मिलेगा या हर जगह भी मिलते हैं, अपने वर्ल्ड क्या भारत के अपने वर्ल्ड में मिलेंगे आपको देखने को। अधिकांश जगह जो होता है वहां पौधे नहीं लगाए जाते हैं, वहां पे ये आपको ग्रामीण क्षेत्र की जब देखोगे तो इससे ज्यादा देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि आप देखोगे जहां पे जमीन जो होता है बंजर जमीन होता है, जहां पे हम कोई चीज अगर उगाते नहीं है, जहां पे अगर जो खेती नहीं करते हैं, तो उसके आसपास देखोगे आप जो किनारा होता है वह तट होता है, वहां पे ऑटोमेटिक किसी न किसी के शीशम की तो सिमर की हर तरह के जो पौधे होते हैं वो उगना स्टार्ट होता है। तो उग करके दोस्तों क्या होगा कि जब उगेगा अगर उसे वर्षा नहीं मिलेगा तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा, वो कुछ दिन बाद ही वो सूख जाएगा या टूट जाएगा, मुरझा जाएगा। अगर इसे वर्षा मिल भी रहा है तो टेम्परेचर अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा तो भी नहीं जीवित रहेगा वो। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे प्राकृतिक वनस्पति के साथ साथ इस तीनों की जरूरत मोस्टली पड़ते हैं, वर्षा की, तापमान की और आर्द्रता की। अगर यह तीनों कंट्रीब्यूट उसके साथ मिल रहे हैं तो वनस्पति जो है उग जाएंगे और वह अपना सफल पालेंगे, अपना जो पूर्ण रूप से जो होगा अपना पौधा जो है वो बढ़ करके अपना काम वो कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब कहा कि प्राकृतिक वनस्पति जो है भारत में अगर मूल रूप से देखते हैं तो 5 प्रकार के होते हैं। भारत में अगर देखते हैं तो 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं ये उसको हम डिटेल से देखते हैं। पहला प्रकार है कि सदाबहार वन। अब इसको हम 2 तरह से नाम जानते हैं, एक सदाबहार वन होता है, एक उष्णकटिबंधीय वन होता है। ध्यान दीजिएगा, इसके नाम पे ही पता चल जाएगा आपको, सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वन। सदाबहार जानते हो कि सदाबहार का जिंदगी कैसा होता है। तो कह रहा है कि सदाबहार जो वन होता है वो किस तरह का होता है। आपको यहाँ संकेत में दे दिया हूं कि सदाबहार का जो है ये अपने भारत की जो मैप है और कहाँ पे कौन सा मैप जो पौधा पाया जाता है, वनस्पति पाया गया है, हम उस पर इसका दे दिया, संकेत बता दिया हूं कि कहाँ पे कौन सा पौधा जो है पाया जाता है। अब इससे आपको समझ में नहीं आया कि सर ये क्या लिखी है आपने, ये प्लस का चिन्ह, क्रॉस का चिन्ह, पॉइंट दे रखे या आपका माइनस का चिन्ह है, तो इस पे मत जाइएगा। या पहले सबसे पहले इसे ये देखिएगा
कि यहाँ जो मैंने संकेत में दे दिया कि सदाबहार की जो वन है वह क्रॉस में है। अब इसमें आपको मैप में देखना है क्रॉस का चिन्ह कहाँ पे है। अब क्रॉस का जो चिन्ह है यह आपका इस तट पे है और इस तट पे है, ठीक है। तो देखिए जब क्रॉस का चिन्ह जहां पे वो कौन सी वन है, तो सदाबहार वन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा है कि पहला जो क्वेश्चन आप टॉपिक जो आ रहा है सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वन। सदाबहार वन जो होता है वो किसे कहते हैं और कहां पे पाया जाता है। तो सदाबहार में जो वन होता है दोस्तों यह पूर्वी हिमालय से पूर्वी तट से लेकर के पश्चिमी तट से लेकर के पूर्वी तट तक इस जो पौधा जो है सदाबहार वन जो है पाया जाता है। यानी हम पूरे पश्चिमी तट का है तो आपका केरल हो गया, गोवा अगर कर्नाटक और आ जाएगा, और अगर पूर्वी का है तो अगर अरुणाचल त्रिपुरा मिजोरम में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है हमारे भारत में सदाबहार वन पाया जाता है। अब इसकी कुछ शर्तें हैं, इसकी जो है कुछ शर्तें हैं। अब इसकी शर्त क्या है, यहाँ पे जो वन पाया जाता है इस वन को जो वर्षा की जो टेम्परेचर होती है, जो वर्षा कंटिन्यू होने के लिए कहा है कि 250 सेंटीमीटर तक अगर वर्षा होगी तब जाकर के यह पौधा आपका जीवित रहेगा, अन्यथा जीवित नहीं रहेगा, वो सूख जाएगा। तो इसलिए यहाँ वर्षा की संख्या क्या है, अधिक है। तो वर्षा की संख्या अधिक कहां पे होती है, तो आपके पहाड़ी एरिया में, जहां पे हमारे नदी एरिया है, वहां पे जो जहां पे नदी की संख्या ज्यादा है, या जिस एरिया में आपका नदी के तट पर आपका गांव पर रहा है, जो एरिया है, जो स्टेट है, वहां पे क्या हुआ अधिकतर आप देखोगे वहां पेड़ पौधा मिलता देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सदाबहार वन है यह आपकी पश्चिमी घाट से लेकर के पूर्वी घाट तक यहाँ फैला हुआ है, ठीक है। और इसको जो वर्षा का जो टेम्परेचर चाहिए, जो कंटिन्यू वर्षा होनी चाहिए, तो हमें कितनी वर्षा होनी चाहिए, 250 सेंटीमीटर। अब आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन यहां से बनना स्टार्ट हो जाएंगे कि सदाबहार वन जो है, इस वन को वर्षा की जरूरत होती है कितनी सेंटीमीटर की होती है, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको 100% याद होगा कि हमारे 250 सेंटीमीटर जो इतना वर्षा की जरूरत होती है हमारे सदाबहार वन में, ठीक है। अब उसके बाद कहेंगे सदाबहार में जो वन होता है वो कौन सा होता है। इस वन के नाम ही जानोगे ना कि वन जो होता है वो कौन सी वन होता है। तो कह रहा है कि सदाबहार जो वन होता है, जैसे में बांस, यह बांस जो होता है जहां पे पानी की संख्या अधिक होगा वहीं पे बांस होती है। और ऐसा कुछ नहीं है, आज के समय नॉर्मल हो गया है, बांस को कहीं पे लगा दो, अगर सही से उपजाना है, सही से अगर उसे सीधा बिल्कुल सॉलिड लाना है बांस को, तो आपको उसकी जो टेम्परेचर है, जो उसकी आर्द्रता पानी की है, वो देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो होगा कुछ दिन के बाद में वो टेढ़ा चले जाएगा, तो कोई छोटा में टूट जाएगा। तो कुछ ना अधिकतर जो होता है ना अलग अलग प्रकार का वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तो बांस हो गया और दूसरा जो जाएगा रबर, दूसरा क्या होगा रबर, तीसरा ETC, नहीं बहुत सारे दो चार जो है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे सदाबहार वन है, सदाबहार जो वन होता है उसे टेम्परेचर कितनी की वर्षा जरूरत होती है, तो 250 सेंटीमीटर की वर्षा होनी जरूरी है, तब जाकर के ये वन आपको इसमें देखने को मिलेगा, या जीवित रह सकता है, अन्यथा जीवित नहीं रहेगा। अब आइए देखते हैं दूसरा, पर्णपाती या पतझड़ वन। आपको नाम से ही पता चलेगा, पर्णपाती या पतझड़ वन। पतझड़ वानी जो पत्ता झड़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम संकेत दे दिए कि पर्णपाती वन का क्या सा संकेत है, तो आपको दिख रहा होगा प्लस का संकेत है। अब जहां जहां पे हमारे भारत के मैप में देखिए, जहां जहां पे प्लस में दे रखा हूं वो सारे कौन सा वन है, तो पर्णपाती वन है। अब पर्णपाती वन क्या होता है, इसमें देखेंगे कि पर्णपाती वन में क्या होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो पर्णपाती होता है, पर्णपाती जो वन होता है दो तरह का होता है। पर्णपाती वन जो होता है वह दो तरह का होता है। एक होता है आर्द्र और दूसरा होता है शुष्क। आर्द्र पर्णपाती और दूसरा होता है शुष्क पर्णपाती। अब आर्द्र में जो वर्षा होती है वो कितनी टेम्परेचर की होती है ये देखिएगा, और जो शुष्क में होती है वो कितने से का होता है।
तो कह रहा है शुष्क में है 70 डिग्री से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है इसमें, और जो इसमें है 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की जरूरत होती है। ध्यान दीजिएगा, जो पर्णपाती वन है यह दो तरह की होती है। पर्णपाती वन दो तरह की होती है। कौन कौन से होती है? तो पहला होता है आर्द्र, दूसरा होता है शुष्क। अब आर्द्र में जो होता है 120 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है, और जो दूसरा जो है 70 से लेकर के यानी शुष्क 70 से लेकर 120 सेंटीमीटर जो होता है वर्षा की टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो देखिए आई पर्णपाती वन होता क्या है? करा कि पर्णपाती वन करा कि यह वन जो वैसे होते हैं, इस वन को जीवित रहने के लिए यानी इस वन को देखने के लिए 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की जरूरत होती है। 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की जरूरत होती है हमारे पर्णपाती वन को जिंदा रखने के लिए। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, अगर इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जो पेड़ कौन कौन से होते हैं, तो इस पेड़ का जो नाम है सागवान हो गया, सागवान, शीशम, etc। ठीक है, यानी कि जो मैंने पौधा जो होता है ये जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ये आपका सागवान हो गया, शीशम हो गया, काफी लंबे लंबे पेड़ मिलते हैं देखने के लिए। और इसकी जो है जो पानी की जो वर्षा होती है, कम बार अगर पानी दोगे तो भी से कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये सूख जाएगा, ये पूरा निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए हम देखते हैं तीसरा जो कर रहा है पर्वतीय वन। देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो ये टॉपिक है काफी मुश्किल है। एक और बात बता दें, जो पर्णपाती वन हमने पढ़ा है, पर्णपाती वन में एक और क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे कि भारत में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं। जो भारत में जो वन पाया जाता है, सबसे ज्यादा कौन सा वन पाता है? तो सबसे ज्यादा जो वन है पर्णपाती वन में ही पाया जाता है हमारे जो भारत में सबसे ज्यादा। और देखते हैं तो पूरे जो पर्णपाती वन में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक और बेंगलोर वगैरह, यानी दिल्ली में भी कुछ दिल्ली ही से जाता है, हरियाणा में चलाता है, आपका सिक्किम की तरफ चलाता है, मैंने बहुत से जो अधिकांश जो एरिया है आपका ये पूरा पर्णपाती वन में ही आता है। मेरा जो बिहार है, बिहार भी पर्णपाती वन में ही आता है। तो ध्यान देखिएगा, जो पर्णपाती जो वन होती है वो सबसे ज्यादा इसमें जो वन पाया जाता है। उसके बाद जो 3 नंबर का है, तीसरा क्या है? पर्वतीय वन। तीसरा देखिए करा है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन का देखिए क्या संकेत है? माइनस का संकेत है, नाम से पता चल रहा होगा पर्वतीय। अब पर्वतीय क्या होता है? अब देखिए पर्वतीय यानी कि पर्वत की तरफ फैला होगा ये पौधा, नाम से आपको पता चल रहा है कि पर्वतीय वन यानी कि जो पर्वत की तरफ है वो पर्वतीय वन है ना। तो जो पर्वत के हमारे कहाँ कहाँ पे भारत में, एक तो आपका पूर्वी हिमालय पड़ेगा, यानी कि पूर्वी हिमालय जो है यानी अरुणाचल सिक्किम की तरफ है, और दूसरा जो है हमारा जम्मू कश्मीर की तरफ। पर्वत दो तरह के पड़ते हैं ना। हमारा जो भारत की मैप है दोस्तों, ये भारत की जो मैप है इस तरह का, तो यहाँ पे तो आपका पूर्वी हिमालय आ गया, यहाँ पे उत्तरी हिमालय आ गया, इधर आपका जम्मू कश्मीर हो गया, इधर जम्मू एंड कश्मीर, और आपका इधर हो गया सिक्किम अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भारत की जो पर्वतीय एरिया है ये आपका उत्तर से लेकर के और यहाँ पूरब तक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पाया जाता है पर्वतीय वन में, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? कह रहा है कि इस वन को जम्मू कश्मीर से लेकर के, हम अगर जम्मू कश्मीर से लेकर के यानी कि जो पर्वतीय वन है हमारा पूरा एरिया पड़ता है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से लेकर के यहां पूर्वी हिमालय तक जो है, इसमें क्या होता है, यह पौधा पाया जाता है। लेकिन इस पौधा का सबसे एक खासियत है, इस पौधा में एक सबसे बड़ी खासियत यह है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप ये एग्जाम में बहुत ही काफी मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो कि 2018 में आपका बीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था क्वेश्चन, जो टुंड्रा नाम के सुने हुआ, टुंड्रा क्षेत्र जानते हैं, आपका इसी एरिया में पड़ता है। जो टुंड्रा क्षेत्र होता है वो पर्वतीय वन में ही पाया जाता है, टुंड्रा क्षेत्र। अब कहोगे टुंड्रा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तब आइए मैं देखते रहिए, मैं बताऊंगा, बिल्कुल आराम से देखिए और शांति से समझिए। करा जो टुंड्रा क्षेत्र है, करा कि ये पौधा हो गया आपका, इसका ये इस तरह का आकार होता है, इसका इस जो पौधे का आकार होता है इस तरह का होता है, यानी कि किस्म के तो शंकुधारी भी पौधा कहते हैं इसे। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो शंकुधारी की तरह बनता है, बिल्कुल शंकु की तरह जाता है।
तो इस पेड़ की खासियत क्या है वन की, कह रहा है ये पेड़ जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे इसकी टेम्परेचर क्या होता है, घटते जाता है। यह पेड़ जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते रहता है वैसे उसकी टेम्परेचर क्या होगा, कमते जाता है। अगर यहाँ पे मानते हैं 10 है तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और जहां पे यह 0 हो जाएगा उसी को हम लोग टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं, टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, टुंड्रा क्षेत्र बहुत ही काफी मोस्टली आपको एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, टुंड्रा क्षेत्र समझ गए। टुंड्रा क्षेत्र किसे कहते हैं, शंकुधारी जो वन होता है पर्वतीय वन में, जो पर्वतीय वन होता है, जो पर्वतीय वन होता है और वह ऊपर की ओर भागता है, हम इस वन को पर्वतीय वन को शंकुधारी वन भी कह सकते हैं या टुंड्रा वन भी कहते हैं। इसको 2-3 नामों से हम जानते हैं। तो शंकुधारी वन भी इसको हम इस नाम से जानते हैं, पर्वतीय वन को हम इसी को कहते हैं और टुंड्रा वन क्षेत्र जो है आपको ऊपर की ओर कहते हैं। तो इसमें ही आता है, तीनों आपका इसी में आता है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें बात यह है कि जो आपका पेड़ हो गया वो जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहा है वैसे से इसकी टेम्परेचर क्या हो रहा है, कमते जा रहा है। और जहां पे इसकी टेम्परेचर की मान 0 हो जाएगा उस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो टुंड्रा क्षेत्र कहेंगे, टुंड्रा क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, समझ गए ना टुंड्रा क्षेत्र किसे कहते हैं। हाँ, तो जहां पे 0 हो जाएगा इसका टेम्परेचर के मान, वहां पे हम इसको टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कहिएगा कि ये जो पौधा है वो कौन से पौधा आता है। तो जब इसकी पौधा है, देखिए आपको नाम से पता चल रहा होगा, जब पर्वत एरिया में होगा तो लंबा पौधा होगा, क्योंकि इसकी जो टेम्परेचर है ऊपर जाने पर 0 हो जाता है। तो एक नाम सुनिए होइएगा कि पेड़ जो होता है स्प्रूस की, चीड़, स्प्रूस इत्यादि, ये जो पौधा है काफी ऊंचा होता है, तभी तो जाके ऊंचा होगा, तभी तो उसकी टेम्परेचर 0 हो जाएगा लेवल, तभी उसके बाद को हम क्या बोलेंगे, टुंड्रा क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, अब उसके आता है 4 नंबर। 4 नंबर देखिए क्या बोलता है, चौथा कह रहा है हमारे मरुस्थलीय या कांटेदार वन पढ़ते हैं। 4 नंबर क्या है कि मरुस्थलीय वन या कांटेदार वन। देखिए आपको इसको नाम से ही पता चल रहा है कि मरुस्थलीय वन या कांटेदार वन, यानी कांटेदार, यानी जो कांट वाला होता है पौधा उसे कांटेदार पौधे कहते हैं। तो इसकी भी पीछे एक रीजन है कि कांटा क्यों होता है, और जिस पेड़ में कांटा होगा उसका जड़ लंबा होता है। 2 खासियत है इस पेड़ की। कांटेदार वन में कहा है कि मरुस्थलीय वन या कांटेदार वन। अब यहां देखिए मरुस्थलीय वन का क्या संकेत है, मरुस्थलीय वन है कि जो बिंदु है, पॉइंट है, उसे मरुस्थलीय बिंदु कहते हैं। मरुस्थलीय वन कांटेदार वन कहते हैं। तो इसको देखिए, इसको क्या वजह है, और मरुस्थलीय वन जो होता है, कांटेदार वन होता है, कैसा होता है, इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि मरुस्थलीय जो वन होता है ये वैसे पौधे होते हैं जिसमें 70 सेंटीमीटर वर्षा कम होता है। इसमें जो है मरुस्थलीय वन में 70 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए मरुस्थलीय वन में, तब जाकर के ये पौधा जो है आपको ये जीवित रहेगा। ये पेड़ जो पाया कहता है भारत में, तो गुजरात, राजस्थान और आपका ये पड़ जाएगा बीच में, भारत के चारों तरफ के जो बीच में है ये एक एरिया, छोटी सी प्रजाति है, यहाँ पर भी ये मरुस्थलीय वन पाया जाता है। ठीक है, और जो कांटेदार वन होता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा कि जो कांटेदार वन होता है आपका, और कांटेदार वन को मैंने पहले बताया था, जिस पेड़ में कांटा हो वो उसकी जो ताना होता है वो लंबी होती है। अब ताना लंबी क्यों होगी, इसकी पीछे कारण है। पौधे में अगर कांटेदार हो, अगर उसकी ताना लंबा हो, इसका मतलब यह है कि वो जो पानी का जो सोर्स लेता है, पानी का जो सोखता है, वह पानी को संरक्षण करता है, यानी संरक्षित करता है पानी को, और वह संरक्षित करके रोकता है ज्यादा दिन तक। अगर कांटेदार पौधा को अगर ज्यादा पानी नहीं दोगे, अगर उसे ज्यादा पानी मिलना बंद हो जाए तो पौधा जीवित नहीं रहेगा, सूख जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो पौधा होता है वो कांटा जो इसलिए निकला होता है नुकीले की तरह, इस तरह नुकीले निकल रहेगा, इस तरह कांटा निकला रहता है या टेढ़ा वगैरह। तो ये जो पौधा इसलिए कांटा होता है कि पानी के रोकता है, रोक करके ही सूखता है। सूखने के बाद में जाके क्या करता है, ये पानी को धीरे धीरे इसकी जरूरत के अनुसार इसको पूर्ति करता है पौधे को,
उसके बाद में इसको पूरा करने के बाद इसको पेड़ को सुरक्षित रखता है और जीवित रहता है। अगर यह पौधा अगर इसकी जड़ लंबा ना हो, अगर कांटेदार ना हो, तो यह पौधा शायद न रह पाएगा, सूख जाएगा। तो इसकी कांटे रहने का और जड़ लंबा होने का यही वजह है कि वो पानी को सुरक्षित करता है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है। लास्ट देखिए क्या करा है, मैंग्रोवन। मैंग्रोवन कहाँ पाता है, तो मैंग्रोवन पूर्वी हिमालय के पास पड़ता है, बंगाल की खाड़ी के पास। मैंग्रोवन पूर्वी यहाँ पे जो है आपका यही तीनों के पास पड़ता है, यहाँ पे यानी पूर्वी के तट पे पड़ता है। बिल्कुल मैंग्रोव जो वन होता है पूर्वी तट पे पड़ता है, जहाँ पे सुंदरवन डेल्टा बनाता है। यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा बनता है, जहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जो बनता है सुंदरवन डेल्टा, और जो नदी आ रही है आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, जो जमुना मिलती है और मिलने के बाद सुंदरवन डेल्टा के विस्तार करता है, तो उसे सुंदरवन कहता है। वहीं पे मैंग्रोव वन पैदा है, इसी के तट पे ही मैंग्रोव वन पैदा है, जहाँ पे गोदावरी नदी, सारी नदी मिलती है। गोदावरी महानदी आपकी हो गई, गंगा हो गई, जमुना हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, सारे नदी को मिलने से ही सुंदरवन की डेल्टा कहते हैं। और सुंदरवन डेल्टा जो है बल्कि भारत में नहीं, वह विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत की नहीं, आपका पहला क्वेश्चन एक टॉपिक यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो सुंदरवन डेल्टा है भारत में सबसे बड़ी डेल्टा नहीं है, बल्कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेल्टा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड में सबसे बड़ी अगर डेल्टा क्वेश्चन पूछता है तो आपको सुंदरवन आता है, सुंदरवन आता है। अगर वर्ल्ड में सबसे, वर्ल्ड में पूछे या भारत में पूछे सबसे बड़ा डेल्टा, तो सुंदरवन डेल्टा याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सुंदरवन डेल्टा से बड़ा भी कोई ऐसा डेल्टा है ही नहीं जो भारत या किसी वर्ल्ड में, सॉरी किसी कंट्री में पाया गया हो। ठीक है, तो आपको मैंग्रोव समझ गया। अब आइए देखते हैं भारत में वन। एक छोटी सी बात है, कह कि भारत में जो वन है, वन दो तरह के होते हैं। भारत में अगर वन देखते हैं तो दो तरह के होते हैं। अब दो तरह कौन कौन होते हैं, एक होता है आरक्षित, दूसरा होता है संरक्षित। एक होता है आरक्षित और दूसरा होता है संरक्षित। आरक्षित में और संरक्षित में तो बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें क्या है, मानव वर्जित है, यानी मानव इस वन में नहीं जा सकता है। और संरक्षित में क्या है, इसमें मानव वर्जित नहीं है। मानव वर्जित नहीं है, सॉरी मानव वर्जित नहीं है। इसमें जो है मानव जा सकता है काम के अकॉर्डिंग। अगर कोई काम आ गया, अगर उसको गाय भैंस के चराने जो जाते हैं या उसके जो काटे पौधे को लेकर कोई काम के लिए जाते हैं, पत्ते बिटोरने के लिए जाते हैं या भैंस को चराने जाते हैं, घुमाने जाते हैं, तो उसकी वजह से हम सुरक्षित रूप से जा सकते हैं। लेकिन आरक्षित वन में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मानव वर्जित नहीं है। मानव के जो जाने के लिए जो रास्ता होते हैं वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो पशु होते हैं, यानी कि जो पशु पाया जाता है वहां पे, काजी से शेर बाघ हो गया, तो उसके सामने मानव नहीं जा सकता है, क्योंकि जाएगा स्वाभाविक तो वो अपना चीर फाड़ देंगे, तो मानव वहां पे मानव के हानिकारक हो सकता है, इसलिए वहां पे मानव नहीं जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो नीति जो है ये पहले नहीं था, लेकिन ये नीति जो 1988 से चलाया गया था, ये 1988 से नीति चलाया गया था। तो आपके एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो मानव भारत में जो वन है, यह अधिनियम किस अधिनियम के अंतर्गत चलाया गया था, तो याद रखिएगा कि यह जो अधिनियम है 1988 के अंतर्गत चलाया गया था। ठीक है, और हमारे भारत में उसी समय लक्ष्य रखा गया था कि हमारे भारत में जो वनों की जो संख्या है 33% कर देनी है। हमारे भारत में वनों की संख्या कितनी कर देनी है, 33%। लेकिन 2020 के आंकड़ा के अनुसार, 2020 के आंकड़ा के अनुसार अगर देखते हैं हमारे भारत में, तो ओनली 24.39% वन है। 24.39% वन है अभी, इतना बहुत ज्यादा ही कम है अभी। तो यह जो आंकड़ा जो हमारे भारत में रखी गई है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा जो चैप्टर है इस टॉपिक के साथ खत्म होती है, और फिर मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक लेकर के। तो आप लोग देखते रहिए, ऑल टाइम क्लास में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों एक और बात आपसे बोल दूं,
दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि हर दोस्तों में यही चाहता हूं कि जो दोस्तों को जैसी भी तरह का सेवा हो, किसी भी तरह का टॉपिक हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो, वो टॉपिक मुझे शेयर करें। उस टॉपिक में लेकर के आपको वीडियो हाजिर होगा। मैं थैंक यू वेरी मच सो मच।